नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। आज हम लोग देखेंगे 66th बीपीएससी एंड बिहार एसआई दरोगा। मेन रूप से ये 66 बीपीएससी के लिए है। आधुनिक भारत का इतिहास का प्रीवियस ईयर संपूर्ण व्याख्या सहित, जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में, आपको पता चल गया होगा कि ये प्रीवियस ईयर का संपूर्ण व्याख्या सहित इसमें आप लोग को करवाया जाएगा। और देखिए, ये जो क्लास होता था ये 9 बजे रात में लाइव होता था, लेकिन 9 बजे से आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर आप बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 बजे से लाइव चलता है। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसका आप लोग को वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जा रहा है, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर भी पूरा कर ली। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ डेली आपको करेंट अफेयर और भी बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप पीडीएफ आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये आपका फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार, और ये आपका यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाई मुकेश सर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आधुनिक भारत में आपका 2 वीडियो हो चुका है और 2 वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न तक देख चुके हैं। आज देखेंगे 101 से आगे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और 100 के बाद हम लोग चलते हैं, 100 तक हम लोग देख चुके थे, आज देखेंगे 101 से। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज का पहला प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पे आपको पढ़ने से ये फायदा होगा ना कि जितना जल्दी हो सके आपका रिवीजन हो जाएगा। सारा जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है एग्जाम तक आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है कि नहीं, इसके अलावा जो साइंस का पोर्सन है, बिहार का पोर्सन है, सारा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बारे में देखिए संपूर्ण यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, तो इसको ध्यानपूर्वक एक बार आप सुन ले। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो कब किया गया था? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। और इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्राधान्य दी थी। अगला प्रश्न आपका है 102 नंबर कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे प्रमुख संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी नंबर। इसके बारे में देखिए यहाँ बताया गया है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। और अभी तो देखे थे ये 1876 में किया गया था, है ना, आनंद मोहन बोस के सहयोग से। आगे है कि तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण ये थी, और जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था, ये सम्मान इसको प्राप्त था। और इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। और इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका 103। 103 का आंसर क्या होगा बताइए? 103 का आप लोग जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? 103 नंबर प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? हटाया कब गया था इनको सिविल सर्विसेज से? तो क्या हो जाएगा? हटाया इनको गया था कब? 103। तो इनको हटाया गया था दोस्तों 1874 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 1874 में इनको हटाया गया था। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस पर परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा।
और इनकी प्रथम सिलहट यानी कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, यानी नियुक्ति हुई थी। और यहीं पर मामूली भूल की वजह से इनको 1874 में इनको पद से हटा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनको पद से कब हटाया था गया था आईसीएस के पद से, तो 1874। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर प्रश्न है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे आपको राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। इसके बारे में देखिए यहाँ व्याख्या दिया है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले कौन दिया था, तो राजा राम मोहन राय ने। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय भी मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 105 नंबर प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, तो 1884। यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस वजह से इसको बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1884 एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1885 में, है ना। एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये भी पूछा जाता है। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे एवो ह्यूम, और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था, बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो बोमेश चंद्र बनर्जी, और WC, इसी को कहा जाता है WC बनर्जी, है ना। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो एओ ह्यूम, स्वयं एओ ह्यूम इसके महासचिव थे। चलिए इसका अगला प्रश्न है 107 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो अभी देखिए कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एवो ह्यूम ने किया था, और इस जो एक अवकाश प्राप्त क्या थे, अंग्रेज अधिकारी थे। और इनका पहला जो अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था, तो बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है ना, वहीं हुआ था। ठीक है, और कुल 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, WC बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका 108 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार आपको बहुत बार पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एक 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि एओ ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने। और प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे, तो WC बनर्जी। दोनों अलग प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब AN ह्यूम, इसको पूरा नाम यहाँ पे लिखा गया है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और वे शिमला में बस गए थे। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने
के कारण सम्मेलन बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला यानी कि बम्बई कर दिया गया था। ठीक है, पहले देखिए कहाँ पे सम्मेलन ये होना था 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना का, तो पुणे में, लेकिन वहाँ पे हैजा फैल जाने की वजह से इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय है ये है बम्बई में कर दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल के कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके सुझाव से है ना इसका नाम बदल दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर। 109 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कौन कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो अभी बताएं आपको, ये वो ह्यूम थे इसके संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका 110 नंबर। 110 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा गया है इसीलिए बार बार यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वो तो देगा ही आपको। तो 110 का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। देखिए यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे असैनिक सेवक है, विज्ञानी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मिलिट्री कमांडर है, तो ये सब आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका असैनिक सेवक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 111। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन अभी देखिए कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, इसके बारे में देखिए व्याख्या दिया गया है, फिर से इतना बार दिया गया है ना कि आपको याद हो जाएगा, रटा जाएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई, पहले बम्बई इसको कहते थे, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है, मुंबई। और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 38 जो प्रतिनिधि थे वो बम्बई महाप्रांत के थे। ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है, ध्यान रखिएगा। 38 जो प्रतिनिधि थे वो बम्बई प्रांत के थे, और 21 जो थे वो मद्रास से थे, 3 थे बंगाल से, और 7 थे उत्तर प्रदेश एवं अवध से, और 3 थे आपको पंजाब से। टोटल हो गया आपका 72। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो बोमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी, और ये वो ह्यूम इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है आपका 112 नंबर। 112 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। प्रथम तो किए थे WC बनर्जी, दूसरे का अधिवेशन किए थे दादा भाई नौरोजी, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 85 में हुआ था, 1885 में प्रथम, दूसरा कब हुआ 86 में, और कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। प्रथम कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, है कि नहीं। और दूसरे की अध्यक्षता कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ, है ना। इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो नौरोजी जो थे वो 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन किए थे। कब कब, तो 86 में दूसरे अधिवेशन, ठीक है, और फिर कब किए थे, तो 1893 में लाहौर अधिवेशन, फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। तो ये तीनों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, 86, 93 और 6। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 113। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1924। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी, वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। यहाँ पे देखिए पूरे विस्तार से आपको समझाया है कि दिसंबर 1924 में बेलगाम कहाँ है दोस्तों, तो कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए, और इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस अधिवेशन में गांधी दास समझौते का अनुमोदित किया गया था, तो बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था, 1924 में हुआ था, है ना। कईवें अधिवेशन था, तो कांग्रेस का 39वें अधिवेशन था। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर। 114 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट,
प्रथम भारतीय महिला, सॉरी यहाँ पे प्रथम भारतीय लिख दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो क्या हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, और सिर्फ आपका रहे भारतीय, अगर नहीं रहे तब आपका क्या हो जाएगा एनी बेसेंट। तो दोनों प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार आपको घुमा के पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। इसके बारे में बताया है कि सरोजनी नायडू जो है ये 1879 से 1949 तक ये रही, और ये प्रख्यात कवियत्री थी और राष्ट्रवादी नेत्री थी। और वर्ष 1925 में यानी कि कानपुर में, ये कौन से अधिवेशन में मतलब ये अध्यक्षता की थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा, 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी? सरोजनी नायडू। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था, और 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। तो सरोजनी नायडू जो थी ये आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी, याद रखिएगा, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी है। अगला प्रश्न है आपका 115। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए 27वां अधिवेशन इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार में हुआ था, ठीक है, और बिहार में ये कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो बिहार में हुआ था दोस्तों बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। कौन किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अध्यक्षता किए थे आर.एन. मुधोलकर, और इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है कि इसी अधिवेशन में 27वें अधिवेशन में 1912 ईस्वी में जो बांकीपुर में हुआ था, इसमें ये ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका 116। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ये पुस्तक बहुत बार सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 116 का क्या हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी। कौन लिखा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी क्या ये पुस्तक है ना। यहाँ पे देखिए बताया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 117। 117 प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कथन किसका है? ये बार बार आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 117 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सर सैयद अहमद। ये कथन है सर सैयद अहमद का। यहाँ पे बताया है कि 1988 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। तो ये कथन याद रखिएगा, कौन कहा था? तो सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है आपका 118। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो ये भी कथन किसका है बताइए। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन। ये कथन है आपका लॉर्ड रिपन का। ये कथन एक बार ध्यान से और फिर सुन लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। इसके बारे में देखिए यहाँ व्याख्या दिया गया है कि अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े वक्ता थे लॉर्ड कर्जन, और वर्ष 1900 में कर्जन ने ही कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं।
बताइए, ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इसका इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 119 नंबर। 119 प्रश्न है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में, बताइए किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए वो कौन था जिसके कार्यकाल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया, यानी प्रारंभ हुआ मतलब शुरू हुआ। तो 119 का आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर को उपाधि देना शुरू हुआ। आइए इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बताया है कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर को उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछ लिया जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कब पारित किया गया था, तो 1878 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के ही शासन काल में। ठीक है, और लॉर्ड लिटन के ही शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 120। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, बताइए अधिकतम जो नरमपंथी और गर्मपंथी दो भाग में बटा हुआ था, तो जो नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से? ग्रामीण से, शहरी से? ग्रामीण क्या हो जाएगा? 120 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि शहरी क्षेत्र से। जो नरमपंथी अधिकतर नेता थे वो थे शहरी क्षेत्र से, यानी कि आंसर नंबर बी। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बताया है कि उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, बोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंध थे। तो ये आपको नाम पूछ लिया जाता है कि नरमपंथी नेता कौन कौन थे। ठीक है, और गर्मपंथी नेता कौन कौन थे, है ना। तो ये नरमपंथी को याद रखिएगा। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उनसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे, मतलब बड़े बड़े शहर से आते थे, और उन साधारण से उनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, क्या कहे थे, कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इसकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करे और उनके उपचार का प्रयत्न करे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 121। निम्न में से कौन उग्र ग्रंथी नहीं था? बताइए उपग्रंथी, उग्र नहीं, उपग्रंथी नहीं था। कौन उपग्रंथी नहीं था? तो क्या हो जाएगा 121 का 121 का आंसर क्या होगा? तो 121 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पे देख ले, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा, आप लोग इसे सुन लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे देश का पुनरुद्धार उत्तेजना व बवंडरों से नहीं हो सकता। ठीक है, वे साधन और साध्य दोनों में पवित्रता में विश्वास करते थे, और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी के वो शिष्य बन गए। इन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया था। इलाहाबाद कांग्रेस कब हुआ था? 1889 में। और 1897 ईस्वी में इन्हें वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा था, और वर्ष 1902 में बम्बई संविधान परिषद के लिए, कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी इनको चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका 122। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? क्या होगा? भारत सेवक समाज की स्थापना जो किए थे वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बताया है कि 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। कब किया गया था? 1905 में। कहाँ किया गया था? पूना में। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी
के देवधर, एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए और MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। अगला प्रश्न है आपका 123 नंबर। 123 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए कि रजनी पाम दत्त ने कहा, रजनी पाम दत्त क्या कहे थे? वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, बताइए। तो किसके बारे में ये कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था रजनी पाम दत्त ने, कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो ये आपको पूछा गया प्रश्न 64 BPSC यानी कि 2018 में आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। अगला इसके बारे में देखिए, बताया है कि रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो, गांधी वार्ता हो, या इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साम्राज्यवाद के विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। अगला प्रश्न है आपका 124 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया, कब आया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया? तो हो जाएगा आपका 1906 के बाद। 1906 के बाद आया था, आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। इसके बारे में देखिए, बताया है कि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ गया। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन कर रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। लाल बाल पाल तो जानते ही होंगे, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था। ये चारों थे गर्म दल के, याद रखिएगा। और इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। तिलक ने नारा भी दिया था, क्या दिए थे? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा कई बार पूछा गया है कि ये नारा किसका है? तो तिलक जी का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला है आपका 125 नंबर प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब? बताइए। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य तिलक, इनको कब से कहा जाने लगा? तो 125 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर E, यानी कि इनमें से एक से अधिक। अब देखते हैं इसका व्याख्या में बताया है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा भी सुना दी। वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि उनके अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका E नंबर। अगला प्रश्न है आपका 126। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से कौन संबंधित था? तो अभी बताए थे ना, लाल बाल पाल, और इसके अलावा एक कौन थे? तो अरविंद घोष, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। ठीक है, आंसर हो गया आपका A। अरविंद घोष जो थे कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, यानी कि लाल बाल पाल। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था, क्या कहे थे? कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है, और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस जो था क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मानिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें अरविंद घोष भी एक थे, और सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा भी चला था। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में वे साक्ष्य के अभाव में उनको छोड़ दिया गया और कुछ समय बाद वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी वो चले गए थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट में वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में कहाँ गए थे? तो पांडिचेरी चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए आपका 127 नंबर। 127 प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 15 अगस्त 1906 को हुआ था। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा किया गया था? तो सद्गुरु दास के द्वारा। कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1906 को, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दल के तौर पर किसको नहीं जाना जाता था? तो क्या हो जाएगा 128 का आंसर नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के थे ना, है ना, लाल बालपाल और अरविंद घोष जी, तो ये तो गरम थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। और नरम दल कौन कौन थे? तो नरम दल भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के थे। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया है कि उग्रवाद के 4 स्तंभ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनयन विनय नीति का आलोचना की थी और तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एम.जी. रानाडे समाज सुधारक थे। तो ये सब पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर। 129 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। बताइए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो क्या हो जाएगा 129 का दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि राजवाम बंध आंदोलन। कौन था? राजा वामन बंध आंदोलन। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पे बताया है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो प्रमुख पद्धति थी वो राजवाम बंध आंदोलन थी, है ना, और अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 130 नंबर प्रश्न। टोटल हम लोग 50 प्रश्न आज देखेंगे, यानी कि 150 तक हम लोग देखने वाले हैं, 100 से लेकर के 150 तक। और ये है आधुनिक भारत का तीसरा वीडियो। इसके पहले आप लोग को दोस्तों प्राचीन भारत कराया गया, मध्यकालीन भारत कराया गया और ये आधुनिक भारत चल रहा है। ठीक है, टोटल इसमें लगभग 350 प्रश्न आप लोग को सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, वो आधुनिक भारत से ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 130 नंबर का जवाब दीजिए कि शेर ए पंजाब के नाम में से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब किसको कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था शेर ए पंजाब। इसके बारे में बताया है कि लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे और इन्होंने पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और 27 नवंबर 1928 को इनकी देहांत हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1928 को। अगला प्रश्न है आपका 131। 131 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से संबंधित है बी.डी. सावरकर। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपको बताया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कहाँ पे हुआ था? तो नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर, है ना। बी.डी. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। कब? तो 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत को परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 132 नंबर। 132 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो बताइए कब किया गया था? क्या होगा? 132 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 में। इसके बारे में बताया है कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस ने
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु वो जो किंग्सफोर्ड क्या हो गया, बच गया, वो निकल दिया। और दुर्भाग्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मर गई। बड़ा चालाक निकला, ये तो निकल दिया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, पर तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दिया गया। तो ये पूछ लिया जाता है कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें किसको फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस को, और प्रफुल्ल चाकी भी उसमें थे, लेकिन इन्होंने पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिए थे। अगला प्रश्न है 133, 133 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 133 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये राष्ट्रवादी नहीं था। द हिंदू राष्ट्रवादी था, बंगाली राष्ट्रवादी था, दी महरता ये भी राष्ट्रवादी था। ठीक है, चलिए इसके बारे में दिया है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दिमहरता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाला था। अगला प्रश्न है आपका 134, 134 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो 134 का हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था जुड़ी हुई नहीं थी। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया है काफी अच्छा से कि यंग इंडिया जो है ये पत्रिका गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधि के साथ ये जुड़ी हुई नहीं थी। और यंग इंडिया जो पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जो थे अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। और युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। याद रखिएगा, युगांतर तथा संध्या पत्रिका किससे संबंधित था, तो क्रांतिकारी गतिविधि से। अगला है आपका प्रश्न 135, 135 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों जैसे कि द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम से इसको बताना है कि द हिंदू के संपादक कौन है, केसरी के संपादक कौन है, बंगाली के संपादक कौन है। तो बताइए क्या होगा। 135 का क्या हो जाएगा, मिलान करना है आपको। तो 135 का दोस्तों देखिए, द हिंदू के संपादक कौन थे, तो द हिंदू के संपादक थे आपको जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, हाँ, और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर पे, आंसर बता देता हूँ, डी नंबर हो जाएगा। और जो दूसरा नंबर जो आपका पुस्तक था वो था आपको केसरी। केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, केसरी के कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मिलान दे दिया गया है। द हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 136, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था। ये काफ़ी अच्छा है, ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इसके बारे में बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब कहा था, तो 16 में कहा था। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो ये उग्रवाद और तथा राष्ट्रवाद में ये विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 137, 137 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा है। तो अभी देखें कि ये किसने कहा है,
तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आंसर नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन है ना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। अभी देखे थे, है ना। अगला प्रश्न है आपका 138। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय क्रांति की जो जननी कहा जाता है दोस्तों, वो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। मैडम कामा का जन्म कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था और इनके माता पिता पारसी थे, याद रखिएगा। सोराबजी प्रेमजी पटेल इनके पिता थे। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियों बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, है ना। कहाँ फहराया गया था? सबसे पहले जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, हाँ, यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। क्या परिवर्तित रूप था? तो इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न है आपका 139 है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराया था? 139 का क्या हो जाएगा? अभी बताया कि स्टुटगार्ट, ये कहाँ है? तो जर्मनी में है। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग देख लिए थे। 140 नंबर प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे, ये देखिए इंडिया हाउस है, नाम है इंडिया हाउस और यह है कहाँ? तो लंदन में। ये भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। आंसर नंबर ए। इसके बारे में बताया कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन एसोसिएशन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। तो ये पूछा जाता है कब किया गया था? 1905 में। कहाँ किया गया था? लंदन में। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका 141। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। 1905 में हुआ था ना भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और 1905 में हुआ था बंग भंग। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे पूरा बताया है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो निर्णय की घोषणा कब की ये पूछा जाता है ना। तो 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रभावी हो गया। तो इसका विभाजन का निर्णय का घोषणा हुआ था 20 जुलाई को और ये प्रभाव में कब आया? तो 16 अक्टूबर को। ये दोनों डेट पूछा जाता है आपको। अगला प्रश्न है आपका 142। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष रद्द हुआ। बताइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था बंगाल का विभाजन, कब हुआ था? 1905 में। इसको रद्द कब किया गया? 142 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1911 में इसको रद्द किया गया। आंसर नंबर ए। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ब्रिटिश
दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन, ये दोनों भारत आए थे। कब आया था? तो 1911 में। और कहाँ आया था? तो दिल्ली में, दिल्ली दरबार में आया था। और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसको रद्द किसने किया? तो सम्राट ने। ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ था दिल्ली में, और इसमें आए थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ये दोनों ने इसको रद्द कर दिया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई, और इसी समय कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, उड़ीसा बिहार को इससे अलग कर दिया गया, और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका 143 नंबर कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? बताइए। कांग्रेस जो था, ये स्वराज जो प्रस्ताव पारित किया था 1905 में, इसका उद्देश्य जो था वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसके बारे में बताया है कि कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की, और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 144। 144 है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, है ना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। अब इसके बारे में बताया है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया, और नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों से ही उनकी राजनीति में अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही क्या थे? अलग थे। नरमपंथी और गरमपंथी के दोनों एक नहीं था, तभी तो अलग हुआ। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय से ही उनके बातचीत करती है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये पूछा जाता है कब विभाजन हुआ था कांग्रेस का? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका 145। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो ये भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? बताइए, ये कथन किसका है? यानी जो मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपको W.W. हंटर ने। आंसर नंबर हो जाएगा W.W. हंटर, आंसर नंबर सी। क्या लिखे थे W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान? ये पुस्तक है, याद रखिएगा, ये पुस्तक द इंडियन मुसलमान में उसने लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला प्रश्न है आपका 146। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। कब की गई? अक्टूबर 1924 में। इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है आपका 147।
147 प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा, मैंने अभी बताया था कि घोषणा कब हुई थी और यह प्रभावी कब हुआ था, ये दोनों आपको पूछा जाता है। तो घोषणा कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को। कब हुआ था, 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 एकदम रट लेना है, 19 जुलाई 1905। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया है कि बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था वो 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। विभाजन के लिए जो ये प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 को, और औपचारिक घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905 को। और इसका उद्देश्य क्या था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर को। घोषणा कब हुआ, 1905 को। प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 1903 को। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। और इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दिया था। अगला है आपका 148। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था, बताइए। करजन वाइली की हत्या करने के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था, तो वो था आपको मदन लाल धिंगरा। कौन थे, मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दिया गया था कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में। कर्नल वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में किया गया था। मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर किया गया था। जियो से वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई थी। कब मारा जाकर के, वो 1909 में लंदन में मारा और 1909 में ही इनको फांसी दे दिया गया। 1 जुलाई और मात्र 1.5 महीना के अंदर में इनको फांसी पे लटका दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 149। 149 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था दोस्तों, तो 1909 तो मार्ले मिंटो था, है ना। 1919 आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधार पर बना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसके बारे में बताया है कि तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा लागू किया गया था। और आज का लास्ट प्रश्न है 150, क्योंकि डेली लगभग 50 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग पढ़ने में बहुत बोर फील करिएगा, इसीलिए इसको धीरे धीरे करके आप लोग को डेली 50-50 करके पूरा खत्म कर दिया जाएगा, एग्जाम तक आपको पूरा क्लियर, ठीक है। और डेली 9 बजे से आप लोग का टेस्ट चलता है, ठीक है, फुल टेस्ट, है ना। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, आज होगा दूसरा नंबर टेस्ट, ठीक है। तो जिनको भी टेस्ट देना है बीपीएससी का टोटल 150 प्रश्न का, तो वो आ जाइएगा 9 बजे रात में, है ना, बीपीएससी का टेस्ट देने के लिए। आज का लास्ट प्रश्न है क्या है कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड या लेख श्रृंखला 1993-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख का लेखक कौन था। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड क्या हो जाएगा, 150 का आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी कि अरविंद घोष। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, क्या होगा दोस्तों, अरविंद घोष। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल-मुन रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो गया आपका न्यू लैंप ऑफ ओल्ड, अरविंद घोष, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं रात में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग को मोबाइल नंबर दे दिया गया है 7857824310। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ डेली आपको करंट अफेयर और भी बहुत सारे प्रोवाइड कराया जाता है, आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। जो आप पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है, उसका सारा पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।